तो मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं दोस्तों कंप्लीट क्लास 9th से 10th तक की एनसीईआरटी साइंस पढ़ने वाली है, जिसमें मैं दोस्तों कंप्लीट अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या सहित करने वाली है ना। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम भी होगा आरआरबी ग्रुप डी व एनटीपीसी में आप सभी को मालूम भी होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा दोस्तों साइंस एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है। क्लास 9th से 10th तक की साइंस ज़्यादा पूछी जाती है। तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप सभी के लिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज की ये क्लास दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या फिर भर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा क्लास 9th की बुक का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या टॉपिक रहेगा? हमारे आसपास के पदार्थ सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्लास 9th की बुक से। तो दोस्तों, इस टॉपिक को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः पदार्थ पदार्थ बटा द्रव्य की तीन अवस्थाएं ठोस द्रव तथा गैस होती है। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलच अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी कम होती है। सेकंड दिया है दोस्तों, द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण विसरण संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अब हम दोस्तों अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसकी व्याख्या है दोस्तों, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर सभी में संपीड़ित गैसें ही होती है। क्लियर? ठोस पदार्थों की संपीड़ितता सबसे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके दोस्तों पॉइंट दिया है हमारा फर्स्ट, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। क्लियर? ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक गैस के कणों से सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है, जबकि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैस के कणों में सबसे अधिक तथा द्रव के कणों में मध्यवर्ती होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ और उस बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक हमारा दिया है, बर्फ का गलनांक 373 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर टू में दिया है, बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने का उसका तापमान एक समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या होती है कुछ इस प्रकार, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, अतः कथन फर्स्ट गलत है। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक दोस्तों 373 केल्विन, यह दोस्तों 100 डिग्री होता है। क्लियर, 100 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा एक फर्स्ट पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया को दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई ऊष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इसके कणों के बीच आकर्षण बल को घटने घटाने में किया जाता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए ही इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह माना जाता है कि यह गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है, जो उस पदार्थ की गलनांक गुप्त गुप्त छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अतः कथन सेकेंड इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी दिया है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा के से अधिक होती है, अतः कथन थर्ड गलत है। ठीक इसी प्रकार बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? ई में दिया फ़ारेनहाइट, बी में दिया केल्विन, सी में दिया पास्कल और डी में दिया सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें व्याख्या की, तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों। व्याख्या फ़ारेनहाइट जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, केल्विन का हमारा प्रतीक के होता है तथा डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों तापमान की मात्रक हैं। क्लियर। इनमें से केल्विन केल्विन तापमान का ऐसा ही मात्रक है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इक्वल टू 273.16 केल्विन होता है, जिसे सुविधा के लिए 273 केल्विन ही माना जाता है। क्लियर। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाते हैं, जबकि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है दोस्तों, पास्कल दाब का एसआई मात्रक दोस्तों वायुमंडल में वायु दाब का वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ए में दिया बाष्पीकरण,
बी में दिया विसरण, सी में दिया ऊर्ध्वपातन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे अगर कोई गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की क्रिया, तो उसे क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने अथवा किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर, नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, कपूर एवं अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाने वाले सबसे सामान्य उदाहरण हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते साथियों। अगर दोस्तों साथियों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? ए में दिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, इसकी व्याख्या है दोस्तों, एक एक एटमॉस्फेयर दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, क्लोरोसेट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। सेकंड में दिया दोस्तों, सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के कारण होती है। तो दोस्तों इसका अगर हम बात करें, फ्लोरेंस फर्स्ट में दिया है, फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट। क्लियर। अगर दोस्तों इसकी व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार है। व्याख्या दोस्तों इसकी कुछ इस प्रकार है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में ये कण अधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण दोस्तों आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरो फ्लोरोसेट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अतः कथन फर्स्ट सही है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरोसेट ट्यूब और अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत आवेशित हो जाती है, जिससे ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गैसों के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, इसलिए कथन सेकंड गलत हो जाएगा। क्लियर। अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिनके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी कहा गया। अमेरिका के एरिक ई कॉर्नेल वुल्फगैंग कैटरेल और कार्ल ई बेमेन को बीईसी अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया है दोस्तों, यह एक सतही परिघटना है। सेकंड दिया है, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। थर्ड में दिया है दोस्तों, इससे ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट दिया है, फोर्थ में दोस्तों दिया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो इसका अगर हम दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कथन सही हो जाएंगे। क्लियर? उपयुक्त तीनों कथन सही होंगे। अब हम इसकी दोस्तों व्याख्या देखते हैं। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, अर्थात यह सतह पर ही संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जो वायुमंडल की ओर खुला होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। नेक्स्ट पॉइंट दिया, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है। क्लियर? गर्मियों में शरीर से जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण के वाष्पीकरण के लिए वाष्पीकरण के लिए द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे में वाष्पीकरण की गुप्त गुप्त प्रसुप्त ऊष्मा ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, शरीर शीतलता जिससे शरीर शीतल हो जाता है। सुराही में भी दोस्तों पानी ठंडा किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यार दोस्तों, आज की आप सभी को मालूम भी होगा, रेलवे में ज़्यादातर एनसीईआरटी क्लास 9th से 10th तक की साइंस पूछी जाती है। तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्यारे दोस्तों, अब हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अभी हमारा टॉपिक क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को दोस्तों। टॉपिक वाइज दोस्तों मैं कंप्लीट आप सभी को क्लास 9th से 10th तक की साइंस कवर कराने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इस टॉपिक का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट में दिया है, टिक्चर टिक्चर आयोडीन आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। सेकंड में दिया है दोस्तों, बात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? अगर आप दोस्तों इसकी बात करें तो हमारे ए में दिया केवल फर्स्ट, बी में दिया केवल दो सेकंड, टू, और सी में दिया दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और डी में दिया ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिक्चर आयोडीन आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, बिल्कुल सही बात है। बात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती, तो हमारे सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्लियर? अब हम दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिक्चर आयोडीन कहते हैं। इस विलयन का उपयोग रोगाणु रोगाणु रोधक के रूप में संक्रमण से बचाव के लिए चोट या कटे पर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, बात युक्त पेय
पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयनों में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया यह विलयन समांगी होता है। सेकंड में दिया दोस्तों कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। थर्ड में दिया यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। फोर्थ में दिया दोस्तों दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड का कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। बिल्कुल सही बात है। यह विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, ये भी बात ठीक हो जाएगी। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड, थर्ड व फोर्थ। अब हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो दोस्तों इसकी व्याख्या है कुछ इस प्रकार है। कोलाइड विलयन विलयन तथा निलंबन से भिन्न है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन कण प्रकाश को फैलाने में सक्षम है जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कोलाइड अथवा कोलाइड विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन समांगी मिश्रण है, अतः कथन फर्स्ट गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों कोलाइडी कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, अतः कथन सेकंड और थर्ड सही है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है जो कि टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, इसलिए कथन फोर्थ सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है जिससे किरण का किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया टिंडल प्रभाव, बी में दिया प्रकाश विद्युतीय प्रभाव और सी में दिया है प्रकाश का विकिरण और डी में दिया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ही हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। क्लियर। जब दोस्तों कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है जिससे का किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना दोस्तों निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव के ही आधार पर होती है। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या इसकी है इसकी व्याख्या है दोस्तों यह घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का एक अन्य उदाहरण हम जंगलों में भी देखते हैं। जब घने जंगल के अच्छा आच्छादन क्षेत्र से सूर्य की किरण गुजरती है तो जंगल के कोहरे में उपस्थित छोटे छोटे जल के कण कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कोलाइड्स के उदाहरण हैं।
नंबर 1 में दिया है दोस्तों वाहनों से निकलने वाला धुआं। सेकंड दिया है शेविंग क्रीम। थर्ड दिया है दोस्तों पनीर। और फोर्थ दिया है बादल। तो दोस्तों ये सभी हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे, कोलाइड के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखते हैं इसको। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, नीचे दिए गए ए में दिया है केवल फर्स्ट और सेकंड, और बी में दिया है दोस्तों सेकंड थर्ड फोर्थ, और सी में दिया है केवल फोर, और डी में दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो ये हमारे चारों कैसे उदाहरण है, कोलाइड के उदाहरण है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 में दिया है दोस्तों जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच। सेकंड दिया है दोस्तों डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना। थर्ड में दिया है दोस्तों कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। और दोस्तों दिया है उपयुक्त सुखाना। उपयुक्त प्रक्रियाओं से में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण की विधि के समान विधि के मध्य से संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तीनों, डेयरी प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी घर या क्रीम से मक्खन निकालना, व तीसरा दिया है कपड़े धोने की मशीन से भीगे कपड़े को सुखाना। तो दोस्तों ये तीनों उपयुक्त प्रक्रियाओं में से प्रक्रिया अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों दिया भी है अपकेंद्रण विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर उठ जाते हैं। इस विधि से ही दूध से क्रीम को भी पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है? फर्स्ट में दिया डाई में से रंगों को पृथक करना। सेकंड दिया दोस्तों प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना। थर्ड में दिया दोस्तों रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना। फोर्थ में दिया दोस्तों धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राई में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। डाई में रंगे को पृथक करना, बट सेकंड दिए प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना। तो ये हमारे दोस्तों निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से क्रो क्रोमो क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। ये तो हमारे तीनों ऑप्शन किससे संबंधित है? क्रोमेटोग्राफी से। क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों। उपयुक्त प्रक्रिया में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि है। इस विधि को रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार की विलायक विलायक में घुले होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों नेक्स्ट प्रक्रिया 4
क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण की विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों से पृथक हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 में दिया समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। सेकंड दिया नमक से कपूर को पृथक करना। थर्ड में दिया दोस्तों अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना। फोर्थ में दिया दोस्तों वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केवल फर्स्ट फर्स्ट थर्ड सही हो जाएगा। क्लियर। केवल हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द थर्ड। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्लियर। पॉइंट दिया है दोस्तों फर्स्ट प्रक्रिया फर्स्ट और थर्ड क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग है, जब प्रक्रिया सेकंड ऊर्ध्वपातन का अनुप्रयोग है। फोर्थ दिया है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्रिया फोर्थ प्रभाजी प्रभाजी आसवन विधि का अनुप्रयोग है। इस विधि का प्रयोग वायु से गैसों को पृथक करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में से कौन परिवर्तन होता या होते हैं। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ए में दिया भौतिक परिवर्तन, बी में दिया दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, ए में दिया ए तथा बी दोनों, और डी में दिया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए तथा बी दोनों, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं दोस्तों। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड पॉइंट। टॉपिक नंबर थर्ड है परमाणु एवं अणु। कौन सा टॉपिक है, परमाणु एवं अणु पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट दिया है, फर्स्ट में एंटोनी एल लाइजिए एंटोनी एल लाइवजिए तथा जोजफ एल फ्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के इन नियमों से है। नंबर सेकंड दिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। और थर्ड में दिया दोस्तों स्थिर अनुपात के नियम अनुसार किसी भी भौतिक में तत्व सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल फर्स्ट, बी में दिया केवल फर्स्ट और सेकंड, सी में दिया केवल सेकंड व थर्ड, और डी में दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें उपयुक्त तीनों कथन सही है। एन एंटोनी एल लाइव लाइव जीए एक लाइव लाइव ई जीए एक एवं जोजफ एक एल फ्राउस्ट दोनों ही रासायनिक संयोजन के इन नियमों से संबंधित हैं। बहुत से प्रयोग कार्यों के पश्चात इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए। पहला दोस्तों नियम प्रतिपादित किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और सेकंड किया था दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संदर्भ में एक लाइव जीए ने बताया कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। ए में दिया मार्सी कडार, बी में दिया जॉन डाल्टन, सी में दिया दोस्तों डेमोक्रिटस और डी में दिया दोस्तों लिथुसीपस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है जॉन डाल्टन को जाना जाता है। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अभी अविभाज्य होते हैं। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता है रहा, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि परमाणु विभाज्य हैं तथा इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरो एंड एप्लाइड केमिस्ट्री वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम से स्वीकृत प्रदान करती है। सेकंड दिया दोस्तों कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है। थर्ड में दिया दोस्तों अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो की संख्या का मान 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ होता है। तो दोस्तों से उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें व्याख्या की तो इसकी व्याख्या है दोस्तों वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरो एंड एप्लाइड केमिस्ट्री रासायनिक तत्वों के नामों को स्वीकृत प्रदान करती है। अतः कथन फर्स्ट सही है। अधिकतर तत्वों में से तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों को एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पॉइंट कुछ और दिए हैं। 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन C-12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। C-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान की समीक्षा
अच्छा, सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं, अतः कथन सेकंड भी सही है। क्लियर। नेक्स्ट है, अवोगाद्रो स्थिरांक का मान 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है, अतः कथन सेकंड कथन थर्ड गलत है। यह किसी पदार्थ के एक मूल कणों कणों की संख्या को बताता है जो कि निश्चित होती है। क्लियर। इस स्थिरांक को न्यूटन न्यूटन डिग्री से निरूपित करते हैं। इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक एमी डियो अवोगाद्रो के नाम पर रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को आज की इस वीडियो में क्लास 9th की बुक से 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। हमारे आसपास के पदार्थ, सेकंड टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और थर्ड टॉपिक मैंने कराया है परमाणु एवं अणु। क्लियर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं तक रखने वाली है। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं ये आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और भी हमारे इसी तरह के दोस्तों 3 टॉपिक कल कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह से बारी बारी कंटिन्यू वीडियो आप सभी को प्रोवाइड मैं कराता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। आप अपने चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।